नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 1971 से स्थापित इस समिति ने अपने पूजा स्थल पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस विशेष अवसर पर समिति के पदाधिकारी और सदस्य चंद्रशेखर आजाद सदैव अमर रहे के नारे के साथ एकजुट हुए और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष और देश के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। समिति ने इस अवसर पर यह भी आह्वान किया कि उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक उनके आदर्शों को पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम ने शहीदों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ किया। साथ ही सभी उपस्थित लोगों को एकजुट होकर देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। हमारे देश के शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का पुण्यतिथि है। हम उनको यहाँ नमन करके उनकी जो देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए जो उन्होंने अपने बलिदान दिया, उसकी गौरव गाथा को हम लोग याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किए और उन्हें नमन किया। आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया है। उनकी गाथा जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो उनकी उपलब्धियां थी उस पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में किया वो सभी हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसको लेकर हम अपने देश को और आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयत्न करेंगे। वर्ष 2022 में बंद हुई बिहार राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 60 स्थायी मजदूरों को गुरुवार को आखिरकार उनका फाइनल सेटलमेंट मिल गया। ये सफलता कोल्हान मजदूर यूनियन के प्रयासों का परिणाम है, जिसने 2 साल तक मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। फाइनल सेटलमेंट का चेक गुरुवार को आदित्यपुर एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने मजदूरों को सौंपा। ये मजदूर बिहार राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जमशेदपुर वेल पैक्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े थे और कंपनी के बंद होने के बाद वे लंबे समय तक बिना वेतन के संघर्ष कर रहे थे। मामला एनसीएलटी में अब भी विचाराधीन है। बता दें कि कोल्हान मजदूर यूनियन मजदूरों को हक दिलाने के लिए 2 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। अंततः 60 मजदूरों को फाइनल सेटलमेंट की राशि मिली। यूनियन के अध्यक्ष पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार राफिया कंपनी नवंबर 2022 में अचानक बंद हो गई थी। प्रबंधन ने 2 महीने का पेमेंट ले ऑफ के तहत दिया था, जिसके बाद से प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए थे। मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए थे। कंपनी बंद होने के बाद मजदूर कोल्हान मजदूर यूनियन के शरण में आए थे, जिसके बाद यूनियन के प्रयास से आज प्रबंधन ने करीब 60 मजदूरों को फाइनल सेटलमेंट की राशि मिली है। गई थी, उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट से बातचीत करके, क्योंकि मैनेजमेंट का पता उता नहीं था, कोई कंपनी में था भी नहीं, तो फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके फिर उन लोगों को, तो आज इन लोगों को हम लोग चेक दे रहे हैं, जिसका भी फुल एंड फाइनल हुआ है। मतलब सब लोगों का जो अमाउंट है उसमें करीब किसी का 1.5 लाख, 2 लाख, 80,000, 90,000, 40,000 जो जैसा है, तो सब कुछ चेक देके हम लोग कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से जुड़ी पंचायत में शिवरात्रि पर आयोजित 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। वे सर्वप्रथम नुआ ग्राम के वीरेश्वर धाम पहुंचे। इसके बाद जूड़ी के दुर्गा मंडप में चल रहे हरिनाम संकीर्तन में भी भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान कमेटी के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने नुआ ग्राम से अपनी पुरानी जुड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस गांव के लोगों ने समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें छोटा नागपुर कॉलेज की स्थापना में सरोज कुंडू का अहम योगदान रहा। उन्होंने वीरेश्वर धाम में स्वामी विवेकानंद की स्थापना का भी जिक्र किया और इसे गाँव के लोगों द्वारा एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में बताया। चंपई सोरेन ने टाटा कंपनी में हजारों मजदूरों के स्थायीकरण की प्रक्रिया को भी याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा मजदूरों और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। इसके अलावा उन्होंने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उठे सामाजिक संगठनों की आवाज का समर्थन करते हुए कहा कि इस धरती पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैर तक रखने नहीं देंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र सरदार, पूर्व विधायक मेनका सरदार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।
লোকের সাথে অনেক পয়সা দেখেছে। संगठन सामाजिक संगठन तय किया है। आज उसका विरोध में पूरा दुमका में आज रैली और जाम कर दिया भयंकर। ये झारखंड में या संताल पर का वीरभूमि में घुसपैठी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड का धरती में वीरभूमि में संताल परगना जैसा वीरभूमि में उनका पैर तक रखने नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय संताल परगना धरती से युवा लोग लेकर। थैंक यू। और जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर पुलिस ने केंद्रीय सरकारी विभागों में फर्जी बहाली के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये अभियुक्त भारतीय रेलवे, आर्मी, आरपीएफ, एफसीआई और अन्य विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में बोकारो चास के आदर्श कॉलोनी का मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, पश्चिम बंगाल के आसनसोल का दिनेश कुमार, बोकारो के बगदा का रहने वाला दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू और बोकारो बगियारी का मंतोष कुमार महली शामिल है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मानवीय सूचना और तकनीकी शाखा के सहयोग से अभियुक्तों की पहचान की और पता चला कि वे आर्मी अफसर, फर्जी डॉक्टर और रेलवे अफसर बनकर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम गठित की गई, जिसे लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस ने एक नामजद आरोपी सहित 3 अन्य को गिरफ्तार किया और उनसे फर्जी बहाली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वे आर्मी, रेलवे, आरपीएफ, एफसीआई और अन्य सरकारी विभागों में फर्जी बहाली के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। आरोपियों के पास से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, भारतीय आर्मी का फर्जी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और एक नकली पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन भी चेक किया, जिससे पता चला कि वर्ष 2022 से अब तक इन खातों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो फर्जी बहाली के नाम पर उम्मीदवारों से लिए गए थे। पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने एक प्रेस वार्ता में किया। में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्ट्रपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराधकर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगनार कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्ड वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एफसीआई है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही थी। इसमें भी उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेते थे 10% तक और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा से श्री शिव साईं शनि हनुमान एवं काली मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भव्य रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। इस धार्मिक कार्यक्रम के समापन पर गुरुवार को श्रद्धालुओं के बीच 51 किलो दूध से बने खीर का वितरण किया गया।
कार्यक्रम में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से क्षेत्रवासियों की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। पूर्व विधायक ने मंदिर कमेटी का आभार जताते हुए इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक ही मंदिर में इतने भगवानों का समावेश अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर का कार्य कुछ अधूरा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के मुख्य संरक्षक और समाज सेवी रंजीत साव भी इस अवसर पर उपस्थित थे और आयोजनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले तो धन्यवाद कमेटी के लोगों को, सारे लोगों को। इस ढंग से का जो कार्यक्रम होता है समाज जोड़ने की, बहुत बड़ी बात होती है और ये हमारी आस्था भी है, विश्वास भी है, हमारा धर्म भी है। तो ऐसी चीज़ों को तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मंदिर का कार्य थोड़ा अधूरा है, मगर हमको लगता है जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं काफ़ी सक्षम है। आने वाले दिन में और भव्य कार्यक्रम होगा। उपलक्ष्य में रामायण का पाठ हुआ कल से ही, और लाल बिल्डिंग शिव साईं शनि मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 51 किलो दूध का खीर भोग सुबह से ही वितरण हो रहा। कल से ही भक्तों का तांता लगा, शाम को 6 बजे तक। और आदित्यपुर एस टाइप निवासी अंकिता सिंह को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से आयोजित कंपनी सेक्रेटरी की फाइनल परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त हुई है। अंकिता की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। अंकिता के पिता अमरेंद्र सिंह टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं एवं मां संध्या सिंह गृहिणी हैं। उनका एक बड़ा भाई भी है। अंकिता ने अपनी सफलता का राज साझा करते हुए बताया कि उन्होंने सेंट्रल पब्लिक स्कूल से 2020 में 92% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने फाउंडेशन परीक्षा पास की। इसके बाद 3 महीने की इंटर्नशिप के साथ साथ फाइनल परीक्षा की तैयारी की। कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा में कुल 9 विषय होते हैं। अंकिता ने कॉर्पोरेट फंडिंग और टैक्स लॉ पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना है कि इंटर्नशिप के दौरान परीक्षा की तैयारी के लिए समय की कमी रहती है। अच्छा रैंक पाने के लिए निरंतर अभ्यास और सही योजना आवश्यक है। सफलता के पीछे वे अपने परिजनों भाई अंकुर सिंह और टीचर से मिले सहयोग को मानती हैं। इससे पहले भी अंकिता ने फाइनल परीक्षा दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। दूसरे प्रयास में उन्होंने सफलता परचम लहराया है। वहीं वार्ड 22 के पूर्व पार्षद सुधीर सिंह ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि अंकिता सिंह वर्तमान में हैदराबाद में रह रही हैं, जहां वे परीक्षा की तैयारी और जॉब करती हैं। सर महसूस तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, और अपनी बच्ची पे भी गर्व है कि इतनी मेहनत से रात भर जग कर कोशिश की और जिसका परिणाम मुझे अभी मिला है, और इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान हमारी पत्नी का और बड़े बच्चे का है, जो कि उसकी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किए, कोऑपरेट किए, और जिसका परिणाम मुझे आज मिला है और बहुत अच्छा लगा महसूस। कितने सालों की मेहनत थी सर उनकी? ये 4 सालों की मेहनत थी, जो कि मैंने 4 साल में भी वो पूरी रात जग के कोशिश की। एक बार कुछ नंबर के लिए नाकाम भी हुई, लेकिन फिर दोबारा हमने उसको प्रोत्साहित किया और अच्छे नंबर से पास की। बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत मेहनत की है इसके लिए, शुरू से ही एक्टिव थी। स्कूल से ही, लाइफ से भी टेबल टेनिस खेला, मेडल लाना, स्कूल में भी हमेशा सेकंड थर्ड मतलब रैंक हमेशा आया, कभी सेकंड कभी थर्ड कभी फर्स्ट, शुरू से ही उसका। और हम लोग को बहुत खुशी हुई। हमको लगता नहीं था कि वो एग्ज़ाम निकाल पाएगी, लेकिन वो बोली हमको CS करना। हम बोले करो बेटा। अभी वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में सेमी क्वालिफाइड CS का में करके एग्ज़ाम दे के ज्वाइन कर ली थी 4 जनवरी से, और अभी फाइनल उसका। भारत आदिवासी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान पेशा कानून 1996 के बारे में उन्हें बताया और कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि पेसा कानून के बने हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास राज्य में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति और जमीन लूट के मामले प्रदेश में चरम पर है। सरकार पेसा कानून को लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जबकि ये कानून आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की धर्म और संस्कृति से जुड़ी भूमि की लूट हो रही है और इसे रोकने के लिए ग्राम सभा को सर्वोपरि मानने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से अपील की कि सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। पिछले दिनों 7 फरवरी 2025 को हम लोगों ने राजभवन के समक्ष आदिवासियों के पेशा कानून और आदिवासियों की जमीन लूट और स्थानीय नियोजन नीति विभिन्न मुद्दे को लेकर के राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए थे। उसी कड़ी में आज राजभवन में हमको राज्यपाल से जो वार्ता हुआ, एक डिस्कस हुआ कि आदिवासियों की जमीन को कैसे बचाया जाए। तो हम लोगों ने बात रखा कि पेशा कानून अभी तक सरकार का बयान नहीं आ रहा है, चुप्पी साधे हुए है। उसमें बहुत सारी जो नियमावली बनाया जा रहा है उससे विसंगतियां हैं। जैसे ग्राम सभा में जमीन के मसले पर स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसका हम लोग का डिमांड है कि ग्राम सभा में ही जमीन वापसी, जमीन लूट का रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए, बाध्यता होना चाहिए। लेकिन उसको अंतिम निर्णय जो है उपायुक्त को दिया गया है। हम लोग का मानना है कि अब जमीन के मसले पर ग्राम सभा का ही मान्यता को, बाध्यता का कॉलम हमको रखना चाहिए। दूसरी बात, आदिवासियों की जमीन लूट व्यापक तरीके से हो रहा है। आज जितने भी देख रहे हैं कि आदिवासियों के धर्म संस्कृति की जमीन, भूमिहरी जमीन की व्यापक लूट हो रही है और जरपेशकी जमीन और जाली कतारी जमीन की लूट हो रही है और धड़ल्ले से इस पर जो है गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो हमारा डिमांड यही है कि जितने भी आदिवासी जमीन पर जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके जमीन को वापस किया जाए। और उसमें हम देख रहे हैं कि जमीन के मसले पर खासकर भूमिहरी जमीन पर देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा, इस्तीफानामा बना करके लूट जा रही है। यही हम लोगों ने मांग को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको अविलंब हम कार्रवाई करेंगे। इधर जमशेदपुर के बिरसानगर जौन नंबर 5 निवासी गुलजार सिंह को पिछले कुछ दिनों से धमकी मिल रही है। बदमाशों ने उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, इसके अलावा टायर की भी चोरी कर ली। गुलजार सिंह ने इसकी शिकायत बिरसानगर थाना में की है। कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को मामले की शिकायत एसएसपी से की गई। गुलजार सिंह के अनुसार वे बिरसानगर शांति समिति के सदस्य हैं और ठेकेदारी करते हैं। गत 20 दिसंबर को कुछ युवकों ने घर के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया। इसके अलावा 16 फरवरी की रात परिवार के साथ कार से घर लौटने के क्रम में रास्ते में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार युवकों ने ओवरटेक कर रोका और पिस्टल का भय दिखाने लगे। गुलजार सिंह के अनुसार वे युवकों को नहीं पहचानते। इसकी शिकायत बिरसानगर थाना में की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद बदमाशों का मनोबल बढ़ गया। मंगलवार की रात बदमाशों ने कार के टायर की चोरी कर ली। इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 से 4 युवक दिख रहे हैं। बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए कि हमारे बिरसानगर 5 नंबर जिनमें दिन दिहाड़े रोज चोरियां हो रही हैं, जिसके कि पहले एक बार हमारा कार का शीशा तोड़ दिया गया। दोबारा जो कि हम लोग थाना प्रभारी को बताया गया था, उस पर कोई हमको कोई अच्छी कार्रवाई नज़र नहीं आई। दोबारा फिर हमारा एक बगल का पड़ोसी का 2 गैया चोरी हो गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और कल रात मैं कहीं पार्टी से आ रहा था, मतलब 16 तारीख को रात को 10:45 में कोई 11 नंबर जून में लड़के ने मुझे पिस्टल दिखाया, जिसको थाना प्रभारी को हमने बिरसानगर को बताया, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। और कल रात में हमारे घर के ठीक डॉक्टर अजय कुमार जो सांसद हैं, उसके घर के अपोजिट में हमारा घर है, जहाँ से कार का टायर आपने देखा होगा, क्लिक है, उस पर टायर खोल के ले जा रहे हैं। इतने चोरों का हौसला बढ़ गया है कि बिरसानगर 5 नंबर जून के 27 घर के परिवार सहमी हुए। आज एसपी को मिलने तो क्या गुहार लगाया? हमने आज गोपनीय विभाग में दिया है कागज, कल हम एसपी साहब से भी मिलेंगे। जमशेदपुर के बर्मा थाना से महज कुछ ही मीटर दूरी पर स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। डनलप मैदान के सामने मकान नंबर 12B में रहने वाले सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार तिवारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली।
मनीष कुमार तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ भाई का निधन होने पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित अपने गांव गए थे। 5 फरवरी से लेकर अभी तक उनका घर खाली पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार को जब मनीष अपने परिवार के साथ लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और घर के भीतर सामान बिखरा पड़ा था। गृह स्वामी के अनुसार चोरों ने घर से लगभग 25,000 रुपए नगद समेत 3 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली है। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये घटना पिछले कुछ दिनों में शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं का हिस्सा है, जिन पर पुलिस अब तक रोक नहीं लगा पाई है और ना ही चोरों का सुराग मिला है। जैसे कि सर हमारे भाई जी की देहांत हो गई थी 4 फरवरी को, तो हम लोग उस लिए हम लोग गाँव गए थे। सारी फैमिली वाले सब गाँव निकल गए थे तुरंत उसी रात में ही। तो आज हम जैसे ही आज आए हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो सर हम जैसे ये कमरा पापा ने खोला तो इसमें ये नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ पे चोर लोगों ने पूरे सामान को मतलब पूरे तरीके से अटैचीज जो भी अलमारी वगैरह जो होते जितने भी सामान को उन्होंने चेक किया पूरा, और जो कुछ ले जा सके वो गहने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कपड़े वगैरह तो नहीं ले गए। नॉर्मली ये सोने के कंगन वगैरह थे, अंगूठी वगैरह हैं और 4-5 पायल चांदी के पायल वगैरह यही सब ले गया हम लोगों ने। इधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा नगरी देवघर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री ने भाग लिया और KNN स्टेडियम पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भव्य और आकर्षक झांकियों के साथ शिव बारात को रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे पृथ्वी, जल या आकाश में, सभी बाबा भोले की बारात में शामिल हुए हैं। ये सौभाग्य की बात है कि बाबा नगरी में भव्य बारात में शामिल होने का मौका मिला है। आने वाले दिनों में ये शिव बारात विश्व स्तरीय बनेगी और इसकी वैश्विक पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भाषण का मंच नहीं है, उत्साह और उमंग का दिन है। हम सभी एक ऐसे आयोजन के गवाह बन रहे हैं जो हमारे पूर्वजों की परंपरा से जुड़ी है। 30-35 सालों से देवघर के लोगों ने शिव बारात को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शिव बारात नहीं, ये ऐसा समागम है जिसका कोई दायरा नहीं है। देवघर में शिव बारात का आयोजन पहली बार पर्यटन विभाग कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भोले बाबा की पावन धरती पर सदियों से विभिन्न राज्यों के लोगों की आस्था का केंद्र रही है। हर साल यहाँ की जनता के सहयोग से शिव बारात सफलता पूर्वक निकाली जाती रही है। अब झारखंड का पर्यटन विभाग इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देवघर के लोगों के साथ मिलकर सरकार शिव बारात को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर दिन नई खुशी, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। बाबा नगरी को आस्था का राष्ट्रव्यापी केंद्र बनाने में सभी सहभागी बने। बाबा भोले की इस पावन धरती पर उनके शिव बारात में शामिल होने के लिए तैयारी में लगे। आज बाबा के चरणों पर शीश झुकाते हुए आप सबको जोहार करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग एक ऐसे कार्य के गवाह के तौर पर यहां खड़े हुए हैं जिसको हमारे पूर्वज सदियों से और आने वाले अनंत काल तक इस शुभ घड़ी को मनाया जाएगा। 30-35 सालों से आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को इस मकाम तक पहुंचाया है और आज आपके बीच में हमें भी
इस बारात में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिर्फ झारखंड नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र रहा है और इन प्रकार हर संभव यहां के जनता के और आप लोगों के सहयोग के साथ साथ सरकार की तरफ से भी इस आस्था के केंद्र को और दिन ब दिन आगे बढ़ाने का प्रयास होता रहा है। हेलो हेलो, हाँ, और आने वाला समय भी ये आस्था का केंद्र उसको तो चेक कर रहे हैं, एक राष्ट्रव्यापी पूरा कोड हो गया ना, पहचान के साथ पूरा प्राउड हो गया और आगे मजबूती के साथ बढ़े। हाँ हाँ, बोलिए ना। और ये सारी चीजें हम सबको मिलकर करनी है। हाँ, ठीक है। इधर जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में सिविल डिफेंस की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला डीडीसी अनिकेत सच्चान, एसडीओ शताब्दी मजुमदार और सिटी एसपी कुमार शिवाशीष उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि आपदा के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी ऊर्जा, उत्साह और तत्परता किसी भी संकट से निपटने में सहायक होती है। युवाओं के पास जो क्षमता और कौशल होते हैं वह आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद कर सकते हैं। इस संगोष्ठी में बताया गया कि युवा स्वयं सेवक बनकर राहत और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने और आवश्यक सामग्री वितरित करने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा युवाओं के पास सोशल मीडिया और संचार के अन्य साधनों का अच्छा ज्ञान होता है, जिसके जरिए वे आपदा से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाकर लोगों को सतर्क कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि आपदा के दौरान भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयों की जरूरत होती है और युवा इन संसाधनों को इकट्ठा करने, प्रबंधित करने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। बना रहा, जैसे ईस्ट सिंहभूम में, फिर बोकारो जिले में इंडस्ट्रीज का प्रेजेंस होने की वजह से डिजास्टर्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी है और विभिन्न एक्टिविटीज़ में, विभिन्न वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ में इनका कंट्रीब्यूशन लगातार देखने को मिला है। सेकेंड, ये का टाइम था, बहुत बुरा दौर था सबके लिए। उस टाइम पे सिविल डिफेंस ने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। कम्युनिटी लेवल में लार्ज स्केल में खाना बना के बंटवाना, फिर डेड बॉडीज़ को बर्न करना, विभिन्न तरीके के एक्टिविटीज़ में ये लोग ने अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। और अभी भी जब मैंने ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किए हुए अराउंड 5 मंथ्स हुए हैं और लगातार मैंने देखा है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे दशहरा हो गया, फिर छठ हो गया, घाटों में इनका डेपुटेशन होता है, गोताखोर लोग होते हैं। और अभी जैसे हाल फिलहाल में संक्रांति था, महाशिवरात्रि था, उनमें भी वॉलंटियर्स का डेपुटेशन हुआ है। उसके अलावा कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि सिविल डिफेंस द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराया जाता है विभिन्न वर्टिकल्स में, जैसे कि फायर सेफ्टी है, फर्स्ट एड है, मेंटल हेल्थ है, CPR है। इस टाइप के ट्रेनिंग्स लगातार कराया जा रहा है और आगे भी हम लोगों ने एज अ टीम मिल के एक कैलेंडर भी बनाया है, जिसमें हमारे ट्रेनर्स जो है स्कूल्स में जाके इम्पोर्टेंट मैटर्स पे ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि CPR, सेल्फ डिफेंस एक्सेट्रा। एक दिवसीय हम लोग आपदा पे सेमिनार बनाए हैं, आपदा पे सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें शहर के युवाओं को आपदा से कैसे लड़ना है और उनको कितनी जानकारी उनको बताया जा सके कि ऐसी छोटी परिस्थिति में वो कैसे
किसी भी प्रकार से आपदा से लड़ सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि एक सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। कहाँ के बच्चे आए हुए हैं इसमें? हम लोग एनसीसी के, स्काउट्स के, एनएसएस के, एनवाईकेएस के और भी जो कॉलेज के यूथ हैं वो सारे लोग हमारे यहाँ हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को भी विधानसभा के बाहर गहमा गहमी बनी रही। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए पथराव और झड़प की घटना पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा के विधायकों ने कहा कि ये घटना सुनियोजित तरीके से रची गई है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है। इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। ये घटना विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक गर्मी का कारण बन गई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे किस दिशा में कार्रवाई करती है। सदन में आज मुद्दा उठाने वाले हैं और हम मांग करेंगे निष्पक्ष जांच हो। जो उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे और हमारे मंत्रीगण जो इस तरह का बयान देते हैं वो बहुत निंदनीय है। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उनका बयान ये होना चाहिए जो भी इस घटना में संलिप्त है उसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रशासन को फ़ोन करके धमकाते हैं कि एक तरह से सिर्फ एक पार्टी, एक तरफ के एक दल के लोगों को सुविधा मिले, एक तरफ कार्रवाई हो, ये तो बहुत गलत बात है। जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं। ठीक है, अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है और जहाँ तक रह गई बीजेपी क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं। कोई वहाँ से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इशू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आती है तभी ये घटनाएं घटती हैं। नॉन बीजेपी सरकार आती है इस तरह की बात होती है। बिल्कुल, ये ऐसी बातें कहेंगे, इनको ये शोभा भी देता है। हम ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये कभी भी घट सकती है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप जब ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि इन सारी घटनाओं में किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये घटना ये कभी भी हो सकती है। ये कभी बीजेपी की सरकार हो ना हो, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती हैं। इस पर किसी आप पार्टी को कैसे जिम्मेदार दे सकते हैं? ये तो अपनी मानसिक सोच है। आज सदन में भी कह रहे हैं हजारीबाग। देखिए, मैंने कल भी कहा, अभी एक दिन पहले भी कहा था कि शोर करना इनका काम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बजट पे अगर कोई बात करना है, योजनाओं पे कोई बात करनी है, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आप बजट पे बात कीजिए, योजनाओं पे बात कीजिए। सिर्फ शोर शराबा करेंगे तो फिर ये तो नाच वाला पार्टी होता है ना, नाच करते हैं। यात्रा पार्टी एक हमारे यहाँ यात्रा होता है हमारे यहाँ, तो वो थोड़ा ड्रामा पार्टी चलता रहता है। तो एंटरटेनमेंट है, मज़ा लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसका हम लोग जांच बैठाए हैं, जांच हो रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगा। सर, क्या कहेंगे हजारीबाग में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रहा है हेमंत सोरेन की सरकार, वो अब क्या कर रहे हैं उसका नहीं, लेकिन जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए। इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, आरएसएस आरोप लगा रही है भाजपा की, बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए। देखिए, चूँकि हम सब विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं हैं और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है
निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। और आदित्यपुर वार्ड 2 के धीराजगंज स्थित महावीर नगर में मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में 7 दिनों तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने दो मुहानी नदी से जल लेकर पैदल मंदिर तक यात्रा की। वृंदावन से आए श्रद्धेय महाराज अनुपानंद ने जानकारी दी कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और कथा का श्रवण होगा, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करेगा। आयोजन समिति के सदस्य सतीश कुमार सिंह ने बताया कि ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आदित्यपुर के वार्ड 2 धीरजगंज स्थित महावीर नगर में एक मंदिर निर्माण के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने सभी स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से योग प्रशिक्षण शिविर में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की, जो आयोजन के हिस्से के रूप में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक शिव जी का मंदिर नवनिर्मित है, जिसके निर्माण के उपलक्ष्य में ये सतीश जी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किए हैं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है। इसकी कलश यात्रा 2 मुहानी से निकाली गई है और 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये कथा 7 दिनों तक चलेगी। और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले की कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने गंगाड़ी पंचायत के केंद्र मूड़ी में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पंचायत के मुखिया कार्तिक मुर्मू भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य लोगों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाना था, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बैठक में बताया कि मॉब लिंचिंग एक गंभीर अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति की सामूहिक मारपीट कर हत्या की जाती है। ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, चाहे मामला गाय, बकरी या किसी वस्तु की चोरी का हो। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस के हवाले करे, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। उन्होंने कहा कि इस अपराध से बचने के लिए कानून की मदद लेनी चाहिए और खुद से किसी भी प्रकार की हिंसा में भागीदारी नहीं बनना चाहिए। थाना प्रभारी ने खेती के माध्यम से रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। बैठक के अंत में पंचायत के लोगों ने संकल्प लिया कि वे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को सूचित करेंगे और कानून को हाथ में नहीं लेंगे। बहुत ही जघन्य अपराध है। इसमें लेटेस्ट में तो घटना घट जाती है, आवेश में लोग हत्या कर देते हैं, लेकिन बाद में उसका फिर जीवन भर पछताना पड़ता है कि काश मैंने ये घटना नहीं किया होता। ये घटना होती है, अक्सर ये होता है। तो हम ले जाने के मॉब लिंचिंग एक समूह के द्वारा किसी व्यक्ति को हत्या कर देना एक ग्रुप बना करके मॉब लिंचिंग कराता है। जैसे बहुत सारा अपराध हो सकता है, जैसे बकरी चोरी हो गया, गाय चोरी हो गया, या किसी घर में चोरी करने आया और उसको लोग पकड़ के मार दिया। और डाइन बिसाई जो होता है, लोग अक्सर गांव में चलता है, ये डाइन बिसाई लोग बोला कि नहीं तुम ये हो, और आरोप लगा कर तो लोग मार देता है। तो इस सब चीज़ से बचना बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि जिस तरह से अभी कानून दिन प्रतिदिन अभी जो आपका अपग्रेड होते जा रहा है, तो मॉब लिंचिंग में बहुत ही जघन्य अपराध है। अब इससे बचने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना नेसेसरी है। जैसे अभी हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, इसके आधार पर आपको जानकारी मिलेगी, आप लोगों में शेयर करें कि इस तरह से अफवाह फैलती है। अफवाह पर ध्यान कभी नहीं देना है। तो हम लोग विशेष करके हम लोग आए हैं मॉब लिंचिंग को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने के लिए, कि मॉब लिंचिंग से हम हर हाल में बचना है, लोगों को जागरूक करना है कि कोई व्यक्ति अगर नेसेसरी कोई कभी बच्चा चोर के लेकर अफवाह फैलती है कि बच्चा चोर, ये आप लोग अक्सर सुनते होंगे। तो अगर वैसा कोई व्यक्ति आता है तो उसको चुपचाप पकड़ के बैठा देना है, या हाथ तक ज़्यादा से तो उसको सेपरेट से रख देना है बांध करके, और थाना सूचना कीजिए, थाना आएगी कार्रवाई करेगी। तो मॉब लिंचिंग में अगर कोई घटना घट जाती है किसी भी गाँव में, तो समझिए वो गाँव बर्बाद हो गया, एक व्यक्ति तो चला गया। जैसे अभी घटना घटी, आपका चकुलिया की एग्जाम्पल हम देते हैं। चकुलिया में एक बकरी चोर को लेकर के रात में पकड़ा व्यक्ति लोग वहाँ से एक व्यक्ति मारा, ग्रुप बहुत सारा रहता है, ग्रुप में मारते गया लास्ट में व्यक्ति डेथ हो गया। 2 व्यक्ति डेथ हुई है अभी लेटेस्ट, अभी से 1 सप्ताह की बात है, और इससे पूरा गाँव परेशानी है। तो इससे हम लोग को बचना है और जागरूक करना है। आपके जो सर्किल होंगे, जो आपके मेहमान होंगे, उस सबको बताइए कि इस तरह से नहीं अफवाह फैलाना। अगर होती है थाना सूचना करें, थाना कार्रवाई करेगी, उसके लिए कानून बना हुआ। ये नशा से हम लोग को बिल्कुल बचना है। आप नशा से दूर रहेंगे
आपके बाल बच्चे, आपकी फैमिली सुख रहेगी। आप नशा में रहेंगे, घर में आए दिन झगड़ा होते रहेगी, ये अक्सर होता है, हर अधिकांश लोगों के घर में होता होगा। इससे आप दूर रहें। मैं पुनः फिर से रिपीट कर रहा हूँ युवा लोगों के लिए खास करके कि आप मेरे पास आएँ, अगर आपको प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इंटर पास कर गया, BA कर रहा, मैं क्या करूँ और किस चीज़ में रुचि है, मैं उसको हम लोग काउंसलिंग करेंगे बैठा करके स्पेशली, और हम लोग सही गाइडेंस देंगे। इधर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय के समक्ष गुरुवार को धरना दिया। इस दौरान मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो की अगुवाई में एक मांग पत्र अपर उपायुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम को सौंपा गया। पत्र में संगठन ने बताया कि टाटा कंपनी ने 18 मौजा के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के रैयतों से बिना सहमति लिए और राज्यपाल की अनुमति के बिना भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसके साथ ही 1996 में खतियान के लिए किए गए सर्वे को रद्द कर 1908 और 1937 के खतियान को मान्यता देने की मांग की गई है, क्योंकि 1996 में किए गए सर्वे में भूमि अधिग्रहण कानून और CNT एक्ट का उल्लंघन किया गया था। संगठन ने ये भी कहा कि 2005 के लीज नवीनीकरण पर वर्तमान सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, चूंकि लीज शर्त का उल्लंघन करने तत्कालीन सरकार ने राजस्व को क्षति पहुंचाकर टाटा कंपनी को लीज दी थी। भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके रैयतों की CNT एक्ट की जमीन टाटा कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने मांग की है कि बिना रैयतों की सहमति और बिना भूमि सर्वे किए बिना कोल्हान में कोई भी लीज नवीनीकरण प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। साथ ही लीज नवीनीकरण कमेटी में रैयतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाएं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि झारखंड में भू सुधार के तहत रैयतों की भूमि की उचित पहचान और सर्वे करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके और विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। पिछले दिन आप लोग देखे होंगे सरकार का भू राजस्व विभाग का एक बयान आया कि अनुपयोगी जमीन जो 5 वर्षों से आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सीधे तो हमारा तो 1907 को ही अगर पकड़ लेते हैं कि टाटा कंपनी का स्थापना काल, उसका पूर्व से मतलब जो है हमारे लोग जो है विस्थापित है, तो विस्थापित लोगों को अभी तक जमीन आपसी नहीं किया, मुआवजा नहीं दिया, नौकरी नहीं दी है। इस संदर्भ में कई बार बातचीत हो चुकी है, ना टाटा कंपनी इस संदर्भ में कुछ मतलब निर्णय लेता है, ना सरकार लेता है। इसलिए आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। धरना के माध्यम से आज यहाँ टाटा का जो लीज प्रभारी है और अपर उपायुक्त, उनसे हम लोग मिलेंगे और मिल के बोलेंगे कि जितना सबलीज हुआ है, सबलीज का रघुवर समय का जितना सबलीज उसको रद्द किया जाए। और दूसरा जो लैंड बैंक के तहत रघुवर दास जो गांव में जो जमीन हमारा वो जमीन जो अधिकृत किया है, वो लैंड बैंक को खारिज करके आदिवासी मूलवासी वो जो मतलब मूल रैयत है उसके नाम से बंदोबस्ती किया जाए। खास महल के जमीन में जो आदिवासी बसा हुआ है उसमें JPLE केस, झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956, जिसके आधार पर केस करके जमीन लूटा जा रहा है। हम चाहते हैं सीओ से मांग करते हैं कि RBB सिंह का भाई 2 एकड़ जमीन हमारा कदमा में लेके उसके ऊपर JPLE केस क्यों नहीं होगा। आपका वहाँ पप्पू सिंह घेर के बैठा, उसके ऊपर JPLE केस नहीं होगा। तो JPLE केस खाली आदिवासी मूलवासी के ऊपर क्यों हो रहा है? ये केस तो उसके ऊपर भी होना चाहिए जो बाहरी आबादी है आदिवासी मूलवासियों का जमीन में कब्जा करके बैठा हुआ है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।